हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि जीके जीएस का है। आप लोग जानते हैं कि एमटीएस का पेपर एक दिन में नहीं होता, कई दिनों में होता है और अलग अलग शिफ्टों में होता है। तो ये भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है जो एमटीएस में या किसी एग्जाम में पूछे ना गए हों। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर खासकर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इतना विश्वास रखिए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखिए आप लोगों को इसमें से कितना क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। 1906, 1907, 1905 या 1904। तो आप लोगों को पता होगा कि बंगाल विभाजन कब किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1905 में की गई थी। और जो मैंने यहाँ नोट लिखा है ये इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर डेट से क्वेश्चन फंसाता है। अगर आप लोग देखेंगे एग्जाम में तो ज़्यादातर ये डेट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब किया गया था। तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था, तो वो 16 अक्टूबर को हुआ था और लोगों ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया था। और इसके विरोध में आप लोग जानते ही होंगे, जब बंगाल विभाजन का निर्णय किया गया 20 जुलाई 1905 को, तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका परिणाम निकला हम लोग देख सकते हैं कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन बंगाल विभाजन से हैं जो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी, 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्या है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन है, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। क्वेश्चन क्या है, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं, किसकी हैं, तो आप लोग जानते होंगे भरतनाट्यम। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है मोहिनी अट्टम का। ये दोनों डांस से संबंधित है, इसलिए आप लोग जानते ही होंगे कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिया जाता। तो अगर ऑप्शन होता मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम दोनों, तो दोनों ऑप्शन ठीक होता। तो हेमा मालिनी किस डांस से संबंधित है, तो भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम से। अगर हम लोग भरतनाट्यम में और देखें तो भरतनाट्यम की कलाकार को देखिए, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट तो आज है क्या, यामिनी कृष्णमूर्ति जी। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में 3 अगस्त 2024 को इनकी डेथ हो चुकी है। ये अगर आप लोग नोट कर कर कहीं लिख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे 2024 में तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस से संबंधित थी, या इनसे कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। अभी हाल ही में 3 अगस्त 2024 को इनकी डेथ हो चुकी है। और ये करंट का भी क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भरतनाट्यम की मशहूर डांसर हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कुचिपुड़ी, साथ साथ भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ये प्रसिद्ध डांसर थी। साथ ही साथ भरतनाट्यम के कलाकार में हम लोग देखें तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी थी, रुक्मणी देवी हैं, लीला सैमसन है, मृणाली साराभाई हैं, बैजंती माला हैं, पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम की अगर हम लोग देखें तो भारत भारती हैं, रागिनी देवी हैं, श्री देवी हैं और ये हेमा मालिनी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मोहिनी अट्टम ऑप्शन में नहीं है, भरतनाट्यम है। तो राइट आंसर हम लोगों का भरतनाट्यम होगा। आप लोग यामिनी कृष्णमूर्ति जी को इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। मुक्केबाजी, डिस्कस थ्रो, भाला फेंकना या भारोत्तोलन। अभी आप लोग जानते ही होंगे कि मीराबाई चानू एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए जिन्हें चुना गया है। भारत उत्तोलक मात्र एक कौन है क्वालिफाई करने वाली, मीराबाई चानू जी हैं। ये करंट का क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक के लिए
क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू जी हैं। तो ये किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। ये ध्यान रखिए, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। और ये एकमात्र भारतीय बनी है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन नीचे देखेंगे। माइन कॉम्फ किस विश्व विख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? माइन कॉम्फ किस विश्व विख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो आप लोग जानते होंगे ये किसकी है? एडोल्फ हिटलर जी की है। किसकी है? एडोल्फ हिटलर। आत्मकथा की बात आई तो आप लोग जानते होंगे कि है सचिन तेंदुलकर जी की कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की है। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? तो आप लोग जानते होंगे कि सौरव गांगुली जी की है। ये सारी पुस्तक बहुत पूछी जाती हैं। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? सौरव गांगुली जी की। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की है। अनटचेबल किसकी है? तो मुल्क राज आनंद की है। तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो माई कॉम्फ किसकी है? एडोल्फ हिटलर की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? 10, 9, 12, 8। तो आप लोग जानते होंगे कि मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची थी। और लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई हैं? 12 अनुसूची हो गई है। आप लोग जानते होंगे पहला ही संविधान संशोधन हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, पहली अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि 9वीं अनुसूची हो गई। मूल संविधान में 8 था, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से थी संबंधित। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल से संबंधित था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992-93 में, जो पंचायत से संबंधित था और 29 कार्य क्षेत्र थे। उसके बाद 92-93 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि नगर प्रशासन से संबंधित था, उसमें 18 कार्य क्षेत्र थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? 12 अनुसूची हो गई है, ये ध्यान रखिए। साइंस से क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। उस क्वेश्चन क्या था? शिशुपीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो राइट आंसर क्या होगा? पीलिया में क्या होता है? आँख और त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? डांडिया, भवाई, टिप्पणी या कालबेलिया? तो आप लोग जानते होंगे कि गुलाबो सपेरा किससे संबंधित है? कालबेलिया से। और कालबेलिया आप लोग जानते हैं कि राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा। कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान का है और ये 2010 में उसमें ICH में सम्मिलित हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? उपजाऊ मिट्टी, सिलिकॉन, कोयला, पेट्रोलियम? तो आप लोग जानते होंगे कि पंजाब राज्य की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ मिट्टी है, ये ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन से किससे समृद्ध है? तो उपजाऊ मिट्टी से है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? आप लोग जानते होंगे असम का है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। और असम के आप लोग त्यौहार में देखिए तो मीदम नाफी, बिहू, मीदम नाफी और माजुली, देहिंग पटकाई, अम्बुबाची, ये सब उत्सव कहाँ के हैं? असम के हैं। और असम के लोक नृत्य में हम लोग देखें, असम के लोक नृत्य तो बिहुआ, अंकिया नाट, बुरूम्बा, कानोई, झूमरा, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? असम के हैं। बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जाकिर हुसैन, दर्शन दोषी, शिवमणि या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते होंगे जाकिर हुसैन जी को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये बहुत प्रसिद्ध तबला वादक हैं, सबसे कम उम्र में इन्होंने पद्मश्री पाया था अपने तबला वादक में, ये ध्यान रखिएगा।
जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बहुत प्रसिद्ध तबला वादक भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी एल्बम कौन सी है? प्लेनेट ड्रम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये देखिए, ऑप्शन इसके नीचे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था? तो ये अभियान कब चलाया गया था? 25 मार्च 2020 को। इसका उद्देश्य क्या था? तो कोविड में जो पीड़ित परिवार थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इसमें कितने राज्य सम्मिलित थे? तो 6 राज्य। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने प्रधानमंत्री गरीब रोजगार कल्याण योजना के तहत 6 राज्य सम्मिलित थे। कोविड-19 से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? तो किराना घराना से है। किससे है? किराना घराना। किराना घराना के फाउंडर कौन है? करीम खान जी हैं। किराना घराना के फाउंडर कौन है? अब्दुल करीम खान हैं। और इसके और जो प्रसिद्ध कलाकार हैं आप लोग देख सकते हैं, अब्दुल वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी, बलदेव सिंह, गंगूबाई हंगल इसी से संबंधित हैं। किराना घराना से फाउंडर करीम खान जी हैं, अब्दुल करीम खान। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी की प्राप्ति का उदाहरण है? तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे कि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, ये इसका राइट आंसर होगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है, बैंकिंग में ब्याज का क्या अर्थ होता है? आप लोग जानते होंगे कि बैंक में ब्याज का क्या अर्थ होता है। बैंक खाता में जमा की गई धनराशि या ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धन। तो आप लोग जानते होंगे कि ब्याज क्या होता है। जो अगर आप लोग जानते होंगे कि या तो आपने किसी को पैसा दिया है या कुछ भी, आप लोग ध्यान रखिए कि ऋण या जमा, यदि आपने बैंक में पैसा जमा किया है और उस पर जो ब्याज मिलता है वही होता है बैंक में ब्याज का अर्थ। तो ऋण या जमा पर अर्जित जो अतिरिक्त धन होता है उसी को कहा जाता है ब्याज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि यदि संसद में धन विधेयक पेश होता है तो उस पर पूर्व हस्ताक्षर किसके होने चाहिए? राष्ट्रपति के। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश होता है तो उस पर पहले पूर्व अनुशंसा किसकी होनी चाहिए? राज्यपाल की। जिस प्रकार संसद में राष्ट्रपति का पद होता है उसी प्रकार आप लोग जानते होंगे कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल होते हैं। तो पूर्व अनुशंसा किसकी होनी चाहिए? राज्यपाल की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सोनपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? सोनपुर मेला आप लोग जानते हैं पशुओं का मेला है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पशुओं के लिए लगने वाला मेला है। और ये हरिहर, आप लोग जानते होंगे हरिहर नाथ मंदिर के पास में ही लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो आप लोग जानते होंगे कहाँ लगता है, ये बिहार में लगता है। और नोट में देखिए, सोनपुर पशु मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनपुर मेला किस मंदिर के पास में लगता है? तो हरिहर मंदिर के पास में लगता है। 1 महीने तक चलने वाला ये मेला है, 1 महीने तक ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे 39A में किया गया है। 39 अनुच्छेद में क्या है? संसाधनों का उचित वितरण तथा समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? अनुच्छेद 39 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 और 40 में पंचायत है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है आप लोग बताएंगे, इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20,
20 क्वेश्चन मैंने लिए थे। एक आंसर आप लोगों को देना है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। और आप लोगों को बता दें तमिलनाडु के मंदिर कौन से हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सौर मंदिर, सप्तरथ मंदिर, महाबोधि मंदिर, ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1930 में हुआ था। आप लोग जानते होंगे इसका आयोजन उरुग्वे में किया गया था और विजेता भी उरुग्वे ही बना था। 1934 में दूसरा फुटबॉल विश्व कप हुआ था। और आप लोग जानते होंगे कि कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली में ही इटली ही इसका विजेता बना था। और जो 1930 में हुआ था, कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था और विजेता भी उरुग्वे हुआ। इसका उप विजेता कौन था? तो आप लोग जानते होंगे अर्जेंटीना। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।